दूसरे पार्ट में जाके कोशिकाएं एक दूसरी कोशिकाओं को खराब करती रहती हैं। नॉर्मली कैंसर जो होता है वो पहले एक पार्ट को अफेक्ट करता है। अलग अलग इलाज है। तो एलोपैथी में इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी और दूसरी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिनको कोशिश की जाती है भी कैंसर सेल्स शरीर के अंदर रह गई तो फिर प्रॉब्लम वो वैसे ही बढ़ती जाती है। और ये स्लाइड इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि देखिए जो मुख्य कारण है, रूट कॉज एंड को फैक्टर्स ऑफ कैंसर होता है कैंसर, मोस्टली देखिए ये जो दो फैक्टर्स हैं ऊपर जो लिखा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ओबेसिटी, ये जो तीन चार कारण हैं और फिर को फैक्टर्स हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता के कारण, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यानी कुछ अच्छे विटामिन, अच्छे पोषक तत्वों की कमी के कारण, मोटापा बढ़ने के कारण, और शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो सूजन आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन आती है उनके कारण, जो दूसरे को फैक्टर्स होते हैं। दूसरे को फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि कंटिन्यूअसली कोई मेडिसिन ले रहा है, शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जो शरीर के अंदर कंटिन्यूअसली जा रहे हैं। पिछले बार जैसे हमने बात की कि कृषि के द्वारा जो कृषि के उत्पाद हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके द्वारा कैसे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल ज्यादा लेने के कारण, स्ट्रेस या फिर नींद ना होने की वजह के कारण, कुछ खनिज तत्वों में कमी, विटामिन में कमी, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनमें कमी के कारण, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पुअर डाइट, ये दोनों तीनों जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें यहाँ पे ही काम करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है। मोस्टली हमें जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, हमारे जो अलग अलग सिरप्स हैं, जूसेस हैं, वहां पे जहाँ पे हमारे पोषक तत्वों में कमी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उनको हम पूरा करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, हम एक एक करके प्रोडक्ट भी देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कारण जानना, और फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस पे काम करना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये रूट कॉज है, वो फैक्टर्स है कैंसर को बढ़ावा देने का। परसेंटेज वाइज यदि रीजन देखेंगे तो सबसे ज्यादा रीजन क्या आता है, डाइट। 30%, 32% स्मोकिंग, ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है स्मोकिंग करने के कारण जो कैंसर होते हैं। इन्फेक्शन, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, और फिर जो दूसरे छोटे मोटे ऑक्यूपेशनली, जेनेटिक, अल्कोहल, पॉल्यूशन, रेडिएशन और अदर्स, ये कारण हो जाते हैं अलग अलग परसेंटेज वाइज कैंसर बढ़ने के कुछ कारण हैं। अब ये एक आंकड़ा है, वर्ल्ड वाइड यदि देखेंगे तो कैंसर कैसे बढ़ रहा है 2012 से 2030 तक का ये आंकड़ा है। कैंसर इंडिया में जो है राइजिंग बर्डन हो गया है, अभी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कारण हमने पिछली स्लाइड में देखे। 2020 में 13.92 था, लाख में होता है ये, इंसिडेंसेस जो होते हैं ये लाखों में होते हैं। 2021 2025 में जाके 15.69 लाख हो गया। ये जो आंकड़े हैं ये हमें मिलते हैं नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेटा से, पार्लियामेंट में जो रजिस्ट्रार होता है नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च स्टडी से जो एस्टिमेट करती है। और जो इंसिडेंसेस होते हैं वो कहें कि एक 10,000 लोगों में, मतलब 2020 में यदि देखेंगे तो 10,000 लोगों में, पुरुषों और महिलाओं में, ये जो आंकड़े हैं ये ज्यादा कॉमन साइट्स कौन कौन सी दिखी जहां पे कैंसर बढ़ा है, लंग कैंसर, माउथ का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर पुरुषों में, जीभ का और स्टमक का कैंसर, तो 36% ऐसे हुआ है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स, ओवरी, गर्भाशय और लंग का कैंसर। तो इस तरह से ये जो अलग अलग कैंसर हैं इनके कारण भी होते हैं, और यह संख्या जो है ये बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण तो देखिए कुपोषण, और अंदर शरीर के अंदर टॉक्सिक होना, और हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिस हो गए, ओवरबर्डन हो गया, उसके कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसी के कारण ये सारे कैंसर अलग अलग होते हैं। तो पहले देखेंगे प्रोस्टेट कैंसर क्या है, और फिर ब्रेस्ट कैंसर क्या है, और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर, उसके सिम्टम्स, उसके फैक्टर्स, फिर ब्रेस्ट कैंसर, उसके फैक्टर्स और उसके सिम्टम्स और हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर इन जनरल क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है
ये जो पाई जाती है एक छोटी ग्रंथि होती है। यह एक्चुअली पुरुषों में एक प्रजनन तंत्र का हिस्सा होती है, जहाँ पे सीमेन बनता है, वीर्य बनता है, फ्लूइड पार्ट जहाँ पे बनता है। जस्ट मूत्र पिंड यानी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे यह ग्रंथि पाई जाती है। नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि ये जो इसमें जब यदि कोई एक कोशिकाएं खराब हो रही हैं और इसका ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, मतलब यहाँ का जो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर में जो ग्रोथ है वो धीरे होती है। और यदि सही समय पे आइडेंटिफाई हो गया, सही समय पे यदि ट्रीटमेंट मिलने लगा, तो यह बढ़ता भी नहीं है। लेकिन और यदि बढ़ गया, कई जगहों पे क्या होता है जल्दी बढ़ जाता है, तो अर्ली डायग्नोसिस जो है यदि हो गया, तो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के। तो प्रोस्टेट कैंसर है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर। मोस्टली इसका जो कारण है वो क्लियर नहीं है। देखिए, कैंसर होने का कुछ कारण होता है, लेकिन जो स्टडीज हैं, जो रिसर्च है, वो क्या बोलती है, प्रोस्टेट कैंसर का कोई कारण अभी तक कि इसके कारण प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। मोस्टली जो कारण है, ओल्डर एज, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री, ये दो तीन कारण जो हैं। ओल्डर एज यानी कि साधारण 50 साल की हम उम्र मान लेते हैं, 60 साल की उम्र मान लेते हैं, और मोटापा, और यदि कि किसी फैमिली में हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो उनको अगली पीढ़ी में कैंसर हो सकता है। फिर प्रोस्टेट कैंसर जो है मोस्टली क्या होता है कि अगली पीढ़ी में जो डीएनए चेंजेस आते हैं, तो ये डीएनए चेंजेस भी क्यों आते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे म्यूटेशंस, केमिकल्स, रेडिएशंस ज्यादा होने के कारण डीएनए में परिवर्तन आते हैं, और फिर यह कैंसर होने की संभावना होती है। अब सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, मोस्टली अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं दिखता। ओके, तो कैंसर जो होता है अर्ली स्टेज का सिम्टम इसमें नहीं दिखता है। लेकिन यदि वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा भी बढ़ गया यदि, तो इसके थोड़े सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिन में ब्लड आना, और मोस्टली यूरिन जो है वो पिंक कलर की दिखती है, पिंक, रेड या फिर कोला कलर की यूरिन दिखने लगती है। सीमेन में ब्लड आना, और बार बार यूरिनेशन को की आवश्यकता लगती है, बार बार लगता है कि यूरिन जाना है, और यूरिन बाहर निकालने में तकलीफ होती है, गेटिंग स्टार्टेड ट्रबल होने लगता है। व्हेन आप जब आप यूरिनेट करते हैं तब आपको तकलीफ होने लगती है। और रात में, मोस्टली रात में बार बार यूरिनेट करने की अर्ज आती है, बार बार जाने, मतलब जानता है। कुछ हमें हम देख आते हैं कि यदि ये सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बार बार यूरिन जाने की अर्ज आ रही है, आवश्यकता पड़ रही है, और ट्रबल हो रहा है यूरिन करने में, बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर सीमेन में ब्लड आ रहा है, और फिर यदि ब्लड में, ब्लड का कलर, सॉरी, यूरिन का कलर पिंक, रेड या कोला कलर्ड हो गया है, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एज 50 से ऊपर है तो हो सकता है। ब्लैक रेस, ब्लैक रेस यानी यहाँ पे रेसिज्म का थोड़ा बताया है कि जो ब्लैक पीपल हैं, okay? गोरे लोग नहीं, ब्लैक पीपल यानी कि जो अफ्रीकन है, या फिर हम इंडियंस भी बोल सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा आता है। और एडवांस कंडीशन में ये, अब ये एक रेसिज्म का भी पार्ट हो सकता है, इसमें जल्दी बढ़ता है। यदि किसी को प्रोस्टेट कैंसर में फैमिली हिस्ट्री है, कोई ब्लड रिलेटिव है, पेरेंट हो गए, या फिर भाइयों में, सिबलिंग्स में, यदि ब्लड रिलेशन में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। एक पीढ़ी में यदि है, मान लो आपके फादर के ब्रदर हैं, उनको यदि है, तो अगली पीढ़ी में आने की संभावना हो सकती है। फिर इसमें यदि डीएनए चेंजेस हुए हैं, डीएनए चेंजेस होने के कारण ज्यादा बढ़ जाती है संभावना पेरेंट्स से बच्चों में जाने की। ओबेसिटी एक कारण होता है, बहुत हाई रिस्क है। ओबेसिटी यानी मोटापा, हायर रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, यह एक कारण हम बोल सकते हैं कि यस, उम्र ज्यादा होना और ओबेसिटी, हायर रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। जिनका नॉर्मल वेट है, हेल्दी वेट है, उनमें यह संभावना कम है। लेकिन ओबेज व्यक्तियों में, जिनकी लोअर एब्डोमेन यानी जो कमर वाला हिस्सा है, जब आप बैठते हो तो जो पेट निकला हुआ है, वहां पे संभावना ज्यादा दिखती है। फिर जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। जो व्यक्ति केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं, स्पेशली कुछ जो
टॉक्सिक एजेंट्स हैं या फिर आर्सेनिक है, इस तरह के कुछ केमिकल्स में यदि आप रहते हो तो फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पे क्लियरली आपको इस पिक्चर में समझ में आएगा। जैसे ये पिक्चर है, किडनीज है हमारी, दो किडनी होती हैं, ये मूत्र नलिकाएं हैं, ये ब्लैडर है, मूत्रपिंड जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक्चुअली उत्सर्जन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। प्रोस्टेट क्या है, एक्सक्रीटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन कनेक्टेड है, ठीक है। और ये यूरेथ्रा है, यहां से यूरिन बाहर निकलती है, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब जब प्रोस्टेट कैंसर है तो क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया। जब प्रोस्टेट, इधर पे आप और क्लियरली देख पाओगे, ये नॉर्मली है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओके। अब जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो उसको बोलते हैं क्या, एनलार्ज प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो क्या होता है कि ये जो यूरेथ्रा है, मतलब जहां से यूरिन पास होता है, वह कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, दब जाता है। जब यह कंप्रेस हो जाता है, अब यूरेथ्रा से ब्लैडर जब फुल होता है तो यूरिन बाहर निकलती है। लेकिन जब यूरेथ्रा कंप्रेस हो गया तो क्या होगा, यूरिन जो है ऊपर की तरफ वापस जाती है और ड्रॉप्स ड्रॉप्स में बाहर निकलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्योरली रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेन बनाने के लिए, इसका यूरिनरी सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि वो ऑर्गन यहाँ पे उपस्थित है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो बाकी के जो अंग हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो यूरेथ्रा कंप्रेस होगा, यूरेथ्रा जब कंप्रेस होगा तो यूरिन जो है वो सीधी तरह से पूरी बाहर नहीं निकलेगी और ब्लैडर में वापस जाएगी। इसलिए हमको जो पहले जो हमने सिम्टम्स देखे, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, और ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। डिफिकल्टी यूरिनेटिंग या वीक यूरिन फ्लो होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन करते समय दर्द होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है और थकान आती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और जब कैंसर होने के कारण, कैंसर यदि बढ़ गया तो ये अलग अलग, आपको ये इस इमेज में समझ में आएगा, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो शुरुआत में बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हो ट्यूमर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे ट्यूमर है। फिर T2 में, मतलब जो स्टेज बढ़, सेकेंड स्टेज आती है, उसमें ये साइज बढ़ जाता है। फिर थर्ड में ये साइज और बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि ये स्प्रेड होने लगते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये जो टिश्यूज हैं, वो कोशिकाएं हैं, मल्टीप्लाई होती हैं शरीर के अंदर। किसी भी पार्ट में जब कैंसर होता है, वो पहले छोटे ट्यूमर रहता है, फिर वो मल्टीप्लाई होती है और फिर वो बढ़ने लगता है। फिर जब ये बढ़ने लगता है तो देखिए ये किस तरह से बाकी के अंगों में भी बढ़ता है। कैंसर है स्प्रेड, मतलब यदि स्टेज 4 पे चला गया तो कैंसर है स्प्रेड टू नियर बाय ऑर्गन्स, वहां के स्ट्रक्चर जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और पेल्विक वॉल, पूरे वहां पे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में यह कैंसर फैलता चला जाएगा। इसलिए अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना। तो इसमें से कोई भी सिम्टम यदि दिखे, कोई भी लक्षण दिखता है यदि, तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए, ठीक है। मतलब फिर हम जैसे ही उसको जांच में समझ में आ गया कि कैंसर है, तो फिर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में 7 ऐसी चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। पहले, 8 पुरुषों में से एक पुरुष को पूरे लाइफ में कभी ना कभी, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब 8 में से एक, अंदाजा लगाइए अब आप। फिर कैंसर सर्वाइवल होता है, ऐसा नहीं है कि ये जानलेवा है, प्रोस्टेट कैंसर का सर्वाइवल पॉसिबल है। और फिर फैमिली हिस्ट्री यदि है तो यह इस दूसरे जनरेशन में जाना, इसका जो रिस्क है वो डबल हो जाता है। 15% प्रोस्टेट कैंसर जो है यह हेरिडिटरी होते हैं, म्यूटेशंस के कारण होते हैं, किसी केमिकल म्यूटेशन के कारण। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं विथ एज। कम उम्र में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद, और वो यदि प्रोस्टेट कैंसर अर्ली एज में डिटेक्ट हो गया, अर्ली एज यानी फर्स्ट एज में डिटेक्ट हो गया, तो संभावना होती है 99% क्योर भी हो सकता है। ये ध्यान रखिए, प्रोस्टेट कैंसर एक साइलेंट है, पता नहीं चलता है,
और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट चेक यदि आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं। अब आयुर्वेदा यानी हमारे पास इसके क्या इलाज है, जो कि फूड जो सपोर्ट देता है नेचुरली। बाकी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि थेरेपीज हैं, अलग अलग कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, वो सब है। लेकिन जब हमको पता है 90% लोगों में एनलार्ज प्रोस्टेट, इसको बोलते हैं बीपीएच, एनलार्ज प्रोस्टेट है, 50% लोगों में होता है 50 साल की उम्र के बाद। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है बहुत अच्छी मात ज्यादा इसमें वेरी इफेक्टिव मेथड होती है आयुर्वेद में, जहां पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसकी रिस्क को कम कर सकते हैं, कंबाइनिंग हर्बल रेमेडीज। अब आप सोचने लग जाइए कि अपने पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ये लिस्ट आप जब देखोगे तो आपको ध्यान आएगा हमारे पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जिंक है, जिसमें लाइकोपीन है, फ्रूट रिच इन लाइकोपीन, विटामिन सी रिच वेजीज एंड फ्रूट्स, बीटा सिटोस्टेरॉल फूड, गार्लिक और अनियन वाला फूड, क्रूसीफेरस और ओमेगा 3 वेजिटेबल्स, और विटामिन डी। ये सारी जो सप्लीमेंट्स हैं, अब आप एक एक करके सोचो कि आप अपने पास क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ये सारी चीजें हैं, तो रिस्क कम होगी और प्रोस्टेट के फंक्शन को सपोर्ट मिलेगा। तो इनकॉर्पोरेटिंग नेचुरल फूड अपने डाइट में, तो आयुर्वेदिक थेरेपी जो है एक होलिस्टिक थेरेपी देती है, साइड इफेक्ट फ्री थेरेपी देती है प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट को। नेचुरली इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए वाली स्लाइड आगे जाके यही सारे हम प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, एक डिसीज है जिसमें एबनॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स ग्रो होती हैं आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है वैसे ही ब्रेस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल एक छोटा सा ट्यूमर बनता है और फिर वो ग्रो करते चला जाता है। इसमें भी महिलाओं में होता है ब्रेस्ट कैंसर कॉज एस्टिमेटेड 6,70,000, मतलब 2022 का था ये आंकड़ा, और सारी कंट्रीज में। ओके, रफली हाफ ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर अकर इन वुमेन, नो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर देन सेक्स एंड एज। ब्रेस्ट कैंसर जो है हर देश कहीं भी हो सकता है, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इस चित्र में ये ट्यूमर दिख रहा है, ये चेस्ट की मसल्स हैं, ये मिल्क डक्ट है और ये लोब्यूल्स हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो पेशियां हैं इनमें ट्यूमर जनरेट हो गया। अब ये धीरे धीरे फैलते जाता है ग्लोबली और इंडियन दोनों जगहों पे, मतलब ग्लोबली भी फैल रहा है और भारत देश में भी ब्रेस्ट कैंसर फैलते जा रहा है। मोस्टली हम देखेंगे 1.38 मिलियन, नियरली मतलब 1 करोड़ से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हर साल हो रहा है। एवरी 4 मिनट इंडियन वुमन इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। 4,58,000 डेथ्स हो चुकी हैं कैंसर की हर साल में, और 1 वुमन डाइज ब्रेस्ट कैंसर इन एवरी 13 मिनट्स इन इंडिया। ये अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। मतलब हर 4 मिनट में डायग्नोस होता है और हर 13 मिनट में एक महिला की डेथ होती है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के कारण। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, जेंडर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है तो महिलाओं में ही होगा, हॉर्मोन्स होते हैं, ओबेसिटी, एज रिलेटेड, अल्कोहल और स्मोकिंग, जेनेटिकली भी आता है, डायबिटीज के कारण भी आता है, रेडिएशन के कारण आता है, और प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सिम्टम्स क्या दिखते हैं, हमें क्या लक्षण दिखते हैं? यदि कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत जांच करानी चाहिए। ब्रेस्ट लंप होना या टिकनिंग होना, जहां पे दर्द नहीं हो रहा है, मतलब दर्द भी नहीं होता लेकिन ब्रेस्ट के अंदर लंप बनने लगते हैं। साइज में, शेप में, ब्रेस्ट के साइज में या शेप में यदि परिवर्तन दिखता है वो भी एक लक्षण है। या फिर रेडनेस आती है, स्किन के अंदर डिम्पलिंग आती है, पिटिंग होता है, खड्डे जैसा होने लगता है, वहां पे भी हो सकता है कैंसर है। निपल के अपीयरेंस में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। एबनॉर्मल और ब्लडी फ्लूइड निकलने लगता है निप्पल में से, कैंसर होने की संभावना है। मार्बल लाइक हार्डन्ड एरिया, स्किन के अंदर बहुत हार्ड कुछ ऐसा एरिया यदि दिखता है तो भी पॉसिबल है। और ब्लड स्टेन्ड या क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है निप्पल में से। तो ये सारे लक्षण होते हैं लंप इन द ब्रेस्ट और आर्मपिट। ब्रेस्ट डिम्पलिंग, अंदर यदि सिकुड़ जाती है, स्किन का टेक्सचर बदलने लगता है, दर्द होता है, या फिर निप्पल इन्वर्ट हो जाते हैं, साइज में परिवर्तन आता है, या फिर
रेडनेस या फिर स्वेलिंग आती है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने में सहायता देते हैं। तो यदि ये सिम्टम दिखते हैं तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। फिर अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेज 0 नॉर्मल है। फिर अर्ली स्टेज में तो छोटा सा ट्यूमर फॉर्म हो गया, देखिए यहाँ पे अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर लाल रंग से जो दिख रहा है। फिर धीरे धीरे लोकली एडवांस कैंसर बोलते हैं स्टेज 2 में, ये कोशिकाएं बढ़ती चली गई और ये फिर ऊपर ऊपर तरफ जाता है। फिर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और पूरे एरिया को यह डैमेज करती है। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4, ये फिर यहाँ पे फिर जब फैल गया फिर ये अर्ली डिटेक्शन में काम नहीं आता। जब भी कोई भी लक्षण दिखे तुरंत के तुरंत उसकी जांच होगी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। रिस्क किसको है? मोस्टली मिल्क डक्ट जो होती है, जहां पे लोब्यूल्स बनते हैं मिल्क डक्ट के, वहां पे ट्यूमर होने की संभावना होती है। अर्लीस्ट जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। यदि अर्ली डिटेक्ट हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। कैंसर सेल स्प्रेड होने लगती हैं नियर बाय ब्रेस्ट टिश्यूज में और यह ट्यूमर क्रिएट करती हैं, लंप बन जाता है। ओके। फीमेल जेंडर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर, क्योंकि फीमेल है, ब्रेस्ट फीमेल्स में होती है, इसलिए उनको ही कैंसर होता है। सर्टेन फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर को में रिस्क है, कौन कौन सी रिस्क फैक्टर्स हैं? इंक्रीजिंग एज अबव 50 ईयर्स, ओबेसिटी यानी कि ज्यादा मोटापा, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, महिलाओं का ज्यादा अल्कोहल का यूज होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यदि है तो भी पॉसिबल है, हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, यदि कभी आप ज्यादा किसी रेडिएशन जैसे एक्सरे है या फिर और कोई रेडिएशन को ज्यादा एक्सपोज हुए हो तो फिर डीएनए म्यूटेशन होता है, डीएनए में परिवर्तन आते हैं और कोशिकाएं खराब होती हैं। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में शुरू होने में तकलीफ हुई है या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी एज लेट हुई है, उसमें भी हो सकता है। टोबैको का यूज यदि हो आप कर रहे, कोई महिला कर रही है, और फिर पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी यदि ले रही है, प्रजनोवृत्ति के बाद पोस्ट मेनोपॉज के बाद यदि कोई हार्मोन थेरेपी महिलाएं ले रही हैं तभी भी रिस्क हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर क्या क्या है? जेंडर, एज, अल्कोहल, रेडिएशन, जेनेटिक्स, हार्मोन और ओबेसिटी। अब यहाँ पे भी आयुर्वेदा ब्रेस्ट कैंसर में कैसे उपयोगी है? एंशियंट यदि हम आयुर्वेदिक टेस्ट देखेंगे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उसमें कैंसर को डिस्क्राइब किया है ग्रंथि के नाम से, मतलब स्मॉल या माइनर ट्यूमर। ग्रंथि अंदर, ब्रेस्ट के अंदर स्मॉल या माइनर ट्यूमर होना, और अर्बुदा, अर्बुदा यानी लार्जर या फिर सीरियस ट्यूमर, बड़ा हो जाने। तो यह कब होता है? जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं। आयुर्वेदा तो यही कहता है, दे हैपन व्हेन टॉक्सिन्स कॉल्ड आमा, मतलब टॉक्सिन्स यदि बढ़ गए, आमा यदि बढ़ गया, बिल्टअप हो गया, और आपकी जो शरीर की जो नेचुरल एनर्जी है, आपके शरीर की अग्नि, नेचुरल ऊर्जा काम नहीं कर रही, तब समझिए कि कुछ अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए, आपकी बॉडी में पचन ठीक से नहीं हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हमें परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा पोषण, हमारा डाइजेशन, जिसके कारण ये टॉक्सिन्स ना बढ़े। वैसे हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर आयुर्वेदा में क्या बोलता है कि सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, जो हमारे जो 3 दोष हैं, दोषा, धातु और स्त्रोता, ये जो दोषास हैं, त्रिदोष, वात पित्त कफ धातु यानी कि सप्त धातु है, जो कि ट्यूमर प्रोग्रेशन को रिवर्स करती हैं। उसकी जो प्रोग्रेशन है नेचुरली इसको रिवर्स करती है। यदि हमने इन तीनों को ठीक कर लिया, हमारे दोष को, धातु को और स्त्रोत को, इनको यदि ठीक कर लिया आयुर्वेद के द्वारा, तो इसका रिवर्स होने लगता है। तो रिकरेंस ना हो उसके लिए हमारे पास क्या करना है? हमें इम्यूनिटी अच्छी करनी है और ओजस बढ़ाना है। तो लॉन्ग टर्म हीलिंग मिलेगा, वो हमें कहाँ से मिलेगा? इम्यूनिटी आप सबको पता है। ओज कहाँ से मिलेगा, ओजस कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको पता है। ब्रेस्ट कैंसर यदि 1 to 3 में है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेटिव आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल, जैसे कचनार है, गुगुलू है, और जो रसायन थेरेपी है। अब आप सोचिए, गुगुलू काय में है, कचनार काय में है,
ब्रेस्ट ट्यूमर में हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे वरुणा, कंचनारा, अश्वगंधा, ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं और हार्मोन मॉड्यूलेट करते हैं, जिससे ट्यूमर का रिग्रेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर यदि है, इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है, तो कौन कौन सी मेडिसिन काम आती है? टर्मरिक, मंजिष्ठा, गुगुलू, जो स्वेलिंग को कम करती हैं, लिम्फेटिक ब्लॉकेज ठीक करती हैं और दर्द कम करती हैं। ब्रेस्ट सिस्ट में देखिए कचनार, गुगुलू, त्रिफला कफ को कफ कफ को बैलेंस करेगा और लिम्फेटिक स्टैग्नेशन को ठीक करेगा। ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट थेरेपी कीमोथेरेपी में क्या है? गुंडुची, आंवल की, शतावरी, ये देखिए। अब आप सोचिए, और लास्ट में कैंसर प्रिवेंशन, तो आयुर्वेदा क्या एम्फेसाइज करता है? डिटॉक्स, ब्रेस्ट सेल्फ केयर, हार्मोन बैलेंस, रसायनों का बैलेंस, और जितने भी जो अर्ली म्यूटेशन के कारण चेंजेस आते हैं उनको थामना, उनको प्रिवेंट करना। अब आप बताइए कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कारण हम अपना कैंसर यदि है, अर्ली स्टेज में भी यदि कुछ है, टॉक्सिन्स को कम करना है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो कैंसर को डेवलप करने में धकेलते हैं। कैंसर ज्यादा डेवलप कब होता है? जब टॉक्सिन्स बढ़ गए शरीर में, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए शरीर में। तो क्या लेना है हमें? एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है। अब आप बताइए एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं? सोचिए। एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे डाइट का पार्ट होना चाहिए। फ्री रेडिकल्स जो हैं, जो हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो है उनको कम करते हैं। विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई। ठीक है। अब एक एक करके प्रोडक्ट देखेंगे। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कैंसर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो कैंसर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो कैंसर कोशिकाएं बढ़ेंगी, डीएनए म्यूटेशन होगा, डैमेज होगा, कैंसर की सेल्स बढ़ती जाएंगी। तो हमें करना क्या है? अपने डाइट में हेल्थ सप्लीमेंट्स ऐड करते जाइए, और ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही नहीं आएगा और फ्री रेडिकल्स डैमेज होते चले जाएंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट सीसीआर कैप्सूल। जैसे सभी को पता है बढ़ते जा रहा है कैंसर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैंसर। ओके, मुंह का कैंसर, अभी हम चूंकि प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, तो तो कुछ आयुर्वेदिक प्लांट ऐसे हैं जिनमें कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं वो आयुर्वेदिक प्लांट्स? आंवला। आंवला हम अपने खाद्य में रोज यूज कर सकते हैं, रोज। आंवला कैंडी मिलती है, आंवला की सुपारी मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आंवला हम अपने खाद्य में रोज यूज कर सकते हैं। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा ऐड केयर करते जाइए, प्रिवेंट करेगा। अब सीसीआर कैप्सूल में आंवला है तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स यह नहीं होगा, और हमारे हम इससे बचेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एट लेवल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर जो परिवर्तन होता है उसको भी प्रिवेंट करने की क्षमता होती है आंवला में। इसमें क्या है सबसे ज्यादा? आंवला में विटामिन सी। धरती पर एक ये ऐसा एकमात्र फल है, गूसबेरी या आंवला, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वो हमने अपने सीसीआर कैप्सूल में लिया है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है इसमें, 50 से 90% इसमें पॉलीफिनॉल्स हैं, कैटकिन है, जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। कि जैसे फ्री रेडिकल्स कम होंगे हमारे कैंसर सेल्स कम होते चले जाएंगे। आंवला पाउडर एक्सट्रैक्ट, पॉलीफिनॉल्स हैं, हाइड्रोलाइजोल टेनिन्स हैं, विटामिन सी है। तो ये जो टेनिन्स क्या करते हैं? ये सोक कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स को और कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अश्वगंधा क्या करता है? प्रिवेंट करता है कैंसर को। इसमें जो पाए जाते हैं इंग्रेडिएंट, विदाफेरिन ए, विदानोलाइट्स, ये जो कैंसर की सेल साइकिल है, बढ़ने की जो संभावना है, उसको रोक देते हैं। ठीक है? अश्वगंधा में साइटोटॉक्सिसिटी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, जिनके कारण यह कैंसर में प्रिवेंट करने में उपयोग में आता है। फिर होता है विंका रोजिया, यानी कि सदाफुली, या फिर सदाफुली, या मराठी में सदाफुली बोलते हैं, बारामासी, हिंदी में बोलते हैं बारामासी। बारामासी में कुछ ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत सारे टाइप के कैंसर में उपयोग में आते हैं। ये सातों आठों जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्रिस्टीन, ये नाम याद मत रखिए, सिर्फ याद रखिए कि कैंसर को प्रोटेक्ट करने में यह जो बारामासी का फूल है
बहुत उपयोग में है। यह एक प्रॉपर्टीज है, नेचुरल प्रोडक्ट है ये, और इसको सिर्फ फूलों से इकट्ठा किया जाता है। तो ये हमारा सीसीआर में मिला हुआ है। तो सीसीआर जो है ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। फिर है ऑरिक 99। ऑरिक 99 में क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, उसको हम टर्मरिक से कम कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो आप ओमेगा रिच प्रोडक्ट न लेने से बेटर है आप क्या लीजिए, ओमेगा रिच कैप्सूल ले लीजिए। फिर है ग्रीन रिच कैप्सूल, विच गिव्स यू 100% एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण दोनों ही प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्रेस्ट कैंसर, दोनों ही कैंसर हो रहे हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ओबेसिटी। उसको कम करने के लिए रोज ग्रीन रिच कैप्सूल लीजिए। वेट मैनेजमेंट को सही करेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा। एक हर्बल सप्लीमेंट है जो कि आपके शरीर की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल की 33 इसमें नेचुरल हर्ब्स हैं, 100% नेचुरल है। बॉडी टॉक्सिन क्लिंजर ही इसको बोलते हैं। 700 अलग अलग तरह के डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं। कौन सा टॉक्सिन किस तरह का कैंसर प्रोड्यूस करेगा हमें नहीं पता, कहाँ पे डीएनए को म्यूटेट करेगा, डीएनए में चेंजेस आएंगे। तो इससे बेटर क्या है, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल लेते रहिए और हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालते चलिए। एक्सटर्नल टॉक्सिन्स और इंटरनल टॉक्सिन्स, एक तो जो है शरीर के अंदर प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उनके कारण जो टॉक्सिन बनते हैं, और दूसरा जो एक्सटर्नल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, डिटॉक्सिफायर कैप्सूल, आयुर्वेदिक बॉडी क्लिंजर। अब इसमें आप यदि नाम देखोगे तो पहले वाली स्लाइड में जो हमने नाम देखे थे वो सारे नाम इसमें आते हैं। गुंडुची, ज्येष्ठी मधु, अनंत मूल, निर्गुंडी, भुइयावल्की, भृंगराज, विडांगा, पुनर्नवा, तुलसी, सब्जा, लोद्रा, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ये सारे नाम, मंजिष्ठा, ये सारे नाम हमने पहले देखे थे, जहाँ पे अलग अलग तरह की थेरेपीज आयुर्वेदिक थेरेपी में यह जो मेडिसिन हैं या फिर ये जो औषधियां हैं उसका उपयोग किया गया है। तो वो सारी औषधियां हमारे डिटॉक्सिफाई कैप्सूल में मिली हुई हैं। बहुत इसका इफेक्टिव रिजल्ट हमको मिलेगा। फिर है नवचेतना कल्पम, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे शरीर की कोशिकाओं को सही रखने के। नवचेतना कल्पम, ये जितनी भी हर्ब्स हैं देखिए, अर्जुना, सिनामेन, ये जो 40-50 हर्ब्स हैं, ये शरीर की जो मतलब पूरी तरह से नेचुरल हेल्थ के ऊपर काम करता है, और जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं उनको ठीक करने में उपयोग में आता है। बॉर्न अगेन, विगर, वाइटलिटी और फर्टिलिटी, कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो हर तरह की। तो यदि कैंसर को भी प्रिवेंट करना है तो नवचेतन कल्पम लेते रहिए। ये हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना है। बीमार होने के बाद दवाइयां नहीं खानी है, थेरेपी नहीं लेनी है। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। चूंकि हम पोषण में सारी ये चीजें नहीं ले सकते, जो हम आहार खाते हैं रोज सुबह शाम रात, जो खाना खाते हैं उनमें ये सब चीजें हम नहीं शामिल कर सकते। तो हमें क्या करना है, हेल्थ सप्लीमेंट अपनी लाइफ में शामिल करना है, जिनके कारण हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। वुमन केयर सिरप, यहाँ पे भी देखिए ये सारी औषधियां हैं महिलाओं को स्पेशली मेंस्ट्रुएशन रेगुलेट करने के लिए, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या फिर अलग अलग जो रजनवृत्ति के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें स्पेशल आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, आंवला, अशोका, रुद्र, मुष्टका, अश्वगंधा, शतावरी, बिदारी कंद, ये सारे नाम पढ़े थे हमने पहले। कचनार पहले वाली स्लाइड में थे, जहां पे आयुर्वेदिक थेरेपी दी जाती है। तो ये थेरेपी हम अपने आप से ही ले सकते हैं, तो आगे जाके किसी भी थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैबिकेयर ड्रॉप्स, जिनको आदतें हैं हार्मफुल इफेक्ट्स देती हैं, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, जिनको आदत है सिगरेट पीने की, अल्कोहल ज्यादा पीने की, जिसके कारण प्रॉब्लम होते हैं, उन्होंने हैबिकेयर ड्रॉप्स लेना चाहिए। इसमें कुटकी, कंटकारी, पुनर्नवा, भृंगराज, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। जो विल पावर है आपकी बढ़ती है, प्रोटेक्शन मिलता है, और टॉक्सिसिटी शरीर की कम होती है। सीसीआर लाइफ, ग्रीन टी, आंवला, अश्वगंधा, बारामासी,
श्याम तुलसी, पपाया लीव्स, नोनी, टर्मरिक, सारी चीजें इसमें अच्छी अच्छी मिली हुई है। लेमन, विटामिन सी, अश्वगंधा, सिनामिन एंटीऑक्सीडेंट, टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, पुनर्नवा कोशिकाओं को सही करने के लिए, सारी चीजें इसमें है। यूजफुल फॉर कैंसर पेशेंट, और या फिर जिनको कैंसर नहीं भी है और थोड़े थोड़े लक्षण दिख रहे हैं और आगे डैमेज ना हो, प्रिवेंट करता है डीएनए लेवल स्ट्रक्चर को, डैमेज को कम करने में। 30 ml जूस, 30 ml, सो डिसीज फ्री लाइफ और कंप्लीट बॉडी केयर, सीसीआर। सीबकथॉर्न जूस, चूंकि हमें न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, सीबकथॉर्न जूस जो कि भरपूर है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी, ई, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन वगैरह, जो जो भी हमने हमारे पोषण में शामिल होना चाहिए वो सारे इसमें हैं। विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं विटामिन सी बकथॉर्न में। और लास्ट वाला प्रोडक्ट है मैग्नोरेज जूस। इसमें भी सब तरह के फ्रूट्स हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं खाते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने, डिफेंस पावर अच्छी बढ़ाने और कैंसर से दूर रखने के लिए, जितने ज्यादा हम ये चीजें लेंगे, हमको क्या होगा, उतने ही अच्छे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट जितने शरीर के अंदर जाएंगे, फ्री रेडिकल्स कम होंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बढ़ना बंद हो जाएंगी। इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट्स का यूज करना जरूरी है। तो इसी नई रफ्तार नया जहान